इकलौते देवर की 5 अनोखी बहू का गृह प्रवेश। भाभी, आपकी दुआओं से आपका देवर कामयाब हो ही गया। अब देखो, मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई ठीक से कि मुझे काम भी मिल गया। हाँ हाँ देवर जी, रात और दिन आपके लिए मैंने मन्नत मांगी है। अब जल्दी से आप घर आ जाओ तो हम पार्टी भी करेंगे और पूजा भी करेंगे। हाँ हाँ भाभी। और बस पार्टी और पूजा से बात नहीं बनेगी, अब तो मुझे देवरानी भी चाहिए। ये जेठानी अब अपनी देवरानी के साथ घर को संभालना चाहती है। अरे अरे भाभी, आपने भी कैसी बात कर दी। मेरे लिए लड़की तो आप ही पसंद कर लेना, यकीनन आपकी पसंद मेरे लिए सबसे बेस्ट होगी। ठीक है देवर जी। भैया, आप तो बस भाभी भाभी से ही बात कर रहे हैं, कभी बहन की याद नहीं आती है? इन दोनों देवर भाभी की जोड़ी है ही ऐसी कि बस अगर दोनों बात करने लग जाए तो इन्हें कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। अरे अरे बस, अपने भाई को घर आने दे, तब सारी शिकायत कर लेना। बेटा बस तू जल्दी से घर आ जा, उसके बाद हम तेरे लिए लड़की भी ढूंढेंगे और तेरी जॉब लगने की खुशी भी मनाएंगे। ठीक है बाबा, चलिए अब मैं फोन रखता हूँ। तुषार ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया और वो अपने घर वापस आने की तैयारी करने लगा। तुषार एक अमीर घर का लड़का था, जिसके घर में उसकी माँ, बाप, बहन, भाई और एक भाभी थी। लेकिन घर में तुषार को सभी से ज्यादा लगाव अपनी भाभी से था। वो अपने शहर से दूर पढ़ाई कर रहा था और अब तुषार की नौकरी भी लग चुकी थी और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, जिसकी वजह से तुषार अब अपने घर वापस जा रहा था। चलो, मेरा सामान पैक हो गया है, अब बस मुझे सुबह का इंतजार है। सुबह को वक्त से मैं फ्लाइट पकड़ूंगा और अपने घर के सफर पर निकल जाऊंगा। तुषार सुबह आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अगली सुबह आई, तुषार फ्लाइट पकड़कर अपने घर आने को निकल गया। तुषार के बराबर में एक लड़की बैठी हुई थी, जो कि काफी सुंदर थी और उसके बाल भी बड़े ही प्यारे थे। ये कितनी सुंदर लड़की है। हेलो। हेलो। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। क्या बात है, मुंबई की लड़कियां वैसे भी बड़ी स्टाइलिश होती हैं, जैसे कि आप हैं। तुषार ऐसे ही दिशा से बात करने लगा। दिशा भी उससे बात कर रही थी, जिसके बाद ही कुछ ही देर के बाद एयरपोर्ट आ गया। और चलो तुषार, अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो दिशा? श्योर। दिशा ऐसे बोलकर तुषार को नंबर देती हुई चली गई। तुषार भी आगे को बढ़ गया, जिसके बाद अभी तुषार अपने गांव के रास्ते ही आ रहा था कि तभी उसे रास्ते में चलते चलते एक गांव के इलाके में से एक लड़की की आवाज आई। नहीं नहीं, बचाओ। ये मुझे ही लगा या कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। नहीं, मुझे मत मारो। तुषार को एक आवाज आ रही थी, जिसके लिए वो अपने आसपास देखने लगा और जैसे ही उसने अपने सर के ऊपर देखा तो वहाँ एक छोटी पहाड़ी थी, जिससे एक लड़की को कुछ गांव वालों ने लटकाया हुआ था। अरे नहीं, ये लड़की वहाँ क्यों लटकी हुई है? तुषार देखते ही उसकी जान बचाने को उस पहाड़ी के ऊपर भाग लिया, जिसके बाद रुक जाइए, आप इस तरह से किसी की जान नहीं ले सकते हैं। ये कौन बोला? ए छोकरे, कौन है रे तू? मैं जो भी हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी की इस तरह से जान नहीं ले सकते हैं बस। ये लड़की पनौती है, हमारे गांव पर आया हुआ श्राप है ये, और कुछ वक्त से हमारे गांव में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम इस लड़की की बलि चढ़ा रहे हैं, समझा? नहीं, ऐसे कोई पनौती या श्राप नहीं होता है, ये आप सभी की बस गलत सोच है और आप किसी की भी ऐसे जान नहीं ले सकते। क्या चाहिए आपको? इसकी जान बख्शने को मैं दूंगा। दे पाओगे? हाँ। ठीक है, तो तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। शादी? ये कैसी शर्त हुई भला? यही शर्त है, या तो इससे शादी करके तू इसे कहीं दूर ले जा, नहीं तो इस गांव में ये लड़की नहीं रहेगी। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मैं इसको कहीं छोड़ नहीं सकता हूं। ठीक है, मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। सच में? ठीक है, तो फिर मंडप लगाओ भाई, शादी हो रही है। महेंद्र की बात सुनकर कोमोलिका को सूली से उतार लिया गया, जिसके बाद कोमोलिका को दुल्हन की तरह घूंघट करके तैयार किया गया और तुषार की उससे शादी हो गई। शादी के बाद तुषार कोमोलिका को एक होटल में ले गया। वैसे तो मैं अपने घर जा रहा था, लेकिन बस ये सिचुएशन ही ऐसी आई कि ना जाने क्या हो गया। अब एकदम से घर नहीं जाऊंगा, पहले घर वालों से मैं कोमोलिका के बारे में खुद बात करूंगा, उसके बाद ही इसे लेकर जाऊंगा। क्या बात है जी, आप मुझे अपने घर वालों से नहीं मिलवाएंगे? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मेरे घर वालों को मेरी शादी का बड़ा अरमान था, खासकर मेरी भाभी को। तुम अब घूंघट खोल सकती हो। वादा कीजिए कि आप मुझसे नहीं डरेंगे। क्यों? मैं क्यों डरूंगा? तुम कोई चुड़ैल वुड़ैल हो क्या? खोल लो। तुषार की बात को सुनकर कोमोलिका ने अपना घूंघट हटा दिया और तुषार उसको देखकर हक्का बक्का रह गया।
कोमोलिका का पूरा मुंह दाढ़ी मूंछ से भरा हुआ था। ये देखिए, ये है मेरी सच्चाई। इसी वजह से गांव वाले मुझे श्राप बोल रहे थे। ये भला कैसा मुंह है? तुम औरत भी हो कि नहीं? हाँ, मैं औरत ही हूँ। पहले 10 साल तक, जब तक मैं 10 साल की थी तो सब ठीक था, लेकिन फिर अचानक से ही मेरे पूरे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ गई। तुम्हें देखकर तो मुझे अंदर ही अंदर न जाने कैसा कैसा लग रहा है। मैं सो रहा हूँ। तुषार ऐसे बोलकर सो गया, जिसके बाद कोमोलिका भी उदास सी होकर ही सो गई। अगले दिन तुषार ने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई और वो उनसे मिलने भी गया। चल, तो तुझे अपनी पत्नी में ही औरत की बराबरी करने वाला मर्द भी मिल गया। तुझे ये सब मजाक लग रहा है? नहीं, ये सब मजाक नहीं है। हम तो बस तेरा दिल हल्का कर रहे हैं पगले। अब दाढ़ी मूंछों वाली पत्नी तुझे मिल ही गई है तो इसका कुछ नहीं हो सकता है। अब तो तू उसे घर लेकर जाना और घर वालों को पूरी बात समझा देना। शुक्रिया यारो, तुमसे बात करके वैसे दिमाग हल्का तो हो ही जाता है। चलो, अब मैं घर को जाता हूँ। हाँ। तुषार ऐसे बोलकर अपने घर वापस चला गया। कोमोलिका घर में उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन तुषार ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ऐसे ही अगली सुबह तुषार अपने घर जाने को निकला। देखो, तुम घर में ही रहना। आज मैं घर जाकर तुम्हारे बारे में बता दूंगा, तो उसके बाद तुम मेरे साथ चलना। हाँ, ठीक है। तुषार ऐसे बोलकर अपने घर की राह निकल गया। अब वो जा ही रहा था कि उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये तो सर का मैसेज है। लिखा है कि जल्दी से मेरे पास आओ, वरना मैं तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगा। तुषार ये पढ़ते ही तेजी से अपने ऑफिस के बॉस के पास जाने को मुड़ गया। उसका ऑफिस पास में ही था। तो तुम आ ही गए तुषार? हाँ बॉस, लेकिन आपने मुझे ऐसा अजीब सा मैसेज लिखकर क्यों बुलाया? बात ही कुछ ऐसी है। तुमने मेरे 50 करोड़ गायब किए हैं ना। लाओ, मुझे मेरे पैसे दो। 50 करोड़? अरे वो भी मैंने? बॉस, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, मुझे कोई गलतफहमी हुई है? अगर ऐसा है तो तुम बता दो। तुम्हें जिस प्रोजेक्ट में लगाने को मैंने पैसे दिए थे वो मेरे ही अकाउंट में थे। बस तुम ही हो जो उसका कोड जानता है। तो मेरे पैसे किसने गायब किए बताओ? बॉस, मैंने नहीं किए। बस चुप, तू तो ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, अब तू अपने घर वालों की खैर मना लेना, समझा? अब तेरा सब मेरा। नहीं बॉस, ऐसा मत बोलिए। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं सब करने को तैयार हूँ, बस मेरी फैमिली पर कोई आंच ना आए बॉस। तू सब करेगा? ठीक है, तो फिर मेरी बेटी से शादी कर ले बस। शादी कर लूं? लेकिन बॉस, मेरी ऑलरेडी एक बीवी है। एक हो या 100, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी से शादी कर। हिमेश की बात को सुनकर बेचारा तुषार मजबूर हो गया। मजबूरन उसने शादी की शेरवानी पहनी और उसके बाद मंडप में उसे बैठा दिया गया, जहां बेदिली से उसने अपने बॉस की बेटी पूनम से शादी की। जब तक पूनम की शादी हुई तब तक तो सब ठीक ही था, लेकिन जैसे ही वो विदा होने को खड़ी हुई तो तुषार के होश उड़ गए। पूनम की हाइट लगभग 8 फीट थी। हे भगवान, ये तुमने अपने पैरों में कुछ लगाया हुआ है क्या? मेरी बेटी की हाइट ऐसी ही है। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है तुषार, मेरी बच्ची को कभी भी दुखी नहीं करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने धोखे से मेरी शादी की है। मैं जानता हूँ आपकी इस लंबी बेटी से कोई भी शादी करने को राजी नहीं होगा, जिसकी वजह से आपने इसकी शादी मुझसे धोखे से करवाई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। तुषार की बात को सुनकर हिमेश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और तुषार पूनम को भी लेकर दूसरे होटल में आ गया। मैं जानती हूँ कि आप मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन देखो, मुझे तुमसे अभी कोई भी बात नहीं करनी है। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। बेचारा तुषार लोगों के दबाव में आकर 2 अजीब और अनोखी बीवियां ला चुका था और अब उसका दिमाग खराब हो रहा था कि उनके बारे में अपने परिवार वालों को वो कैसे बताएगा। ऐसे ही लगभग 1 हफ्ता गुजर गया और तुषार अभी तक अपने घर नहीं गया था। आज के दिन तुषार का दिमाग परेशान था, जिसकी वजह से वो एक खाली और सुनसान सी जगह में आया हुआ था। एक के मुंह पर दाढ़ी मूंछ का जंगल है और दूसरी बुर्ज खलीफा के जैसी हाइट रखती है। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपनी पत्नियों को अपने घर वालों से मिलवाऊंगा। भाभी का फोन। हेलो देवर जी, आप तो बस आस ही देकर रह गए। घर कब आ रहे हैं? आ जाऊंगा भाभी, आ जाऊंगा। क्या हुआ देवर जी, कोई बात है क्या? नहीं भाभी, कोई बात नहीं है। इकलौती भाभी हूँ मैं आपकी और आप मेरे इकलौते देवर हैं। आपकी आवाज से बता सकती हूँ कि आप कब उदास होते हो और कब परेशान। चलो अब बताओ कि क्या हुआ है। भाभी, कुछ नहीं हुआ, बस आप मुझसे एक वादा करो, मुझे आप कभी गलत नहीं समझना बस। तुषार ने ऐसे बोलकर फोन रख दिया।
गौरी को भी बात समझ नहीं आई और फिर तुषार ताज़ी हवा लेकर अपने घर को ही जा रहा था कि तभी उससे रास्ते में एक लड़की टकराई। अरे अरे संभल कर। आप कौन है? अरे बस मैं तो अपने घर को जा रहा था। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं, लेकिन इस वक्त किसी भी लड़की का ऐसे घर के बाहर सुनसान जगह में घूमना सही नहीं है। हाँ वो तो है, लेकिन क्या करूं, मैं अपने घर का रास्ता ही भटक गई हूँ। रास्ता भटक गई तो अब क्या, अब तो मुझे भी नहीं पता है कि मेरा क्या होगा। राधा ने तुषार को सब बता दिया, जिसके बाद तुषार ने उसे अपने घर लेकर जाने का फैसला किया। पास ही में तुषार की बाइक थी, वो उससे राधा को भी उसी होटल में ले गया। ऐसे ही अगली सुबह तुम्हें नींद तो यहाँ ठीक आ ही गई होगी, क्यों, है ना? हाँ, पहली बार ऐसे नरम बिस्तर पर सोई मैं। चलो तो चलो, अब सुबह हो गई है और मैं भी अभी फ्री हूँ, तो हम तुम्हारा घर ढूंढते हैं। बस तुम मुझे अपने गांव या शहर जो भी है उसका नाम बता दो। मुझे नहीं जाना है घर, मैं आपके ही साथ रहना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप कोई भी इस दुनिया में नहीं है। जब आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे महसूस हुआ कि कितना खूबसूरत है किसी का साथ भी होना। आप मुझसे शादी कर लीजिए ना। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं भला तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? कर लीजिए, नहीं तो मैं इससे ही अपनी जान ले लूंगी। राधा ने अपनी कलाई पर छुरी को रख दिया, जिसके बाद ना चाहते हुए भी तुषार को उससे शादी के लिए हामी भरनी पड़ी और उसने उससे भी शादी कर ली। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब तुषार की 3 अनोखी पत्नियां थीं, जिनके बारे में ना तो उसके घर वालों को पता था और ना ही उन पत्नियों को एक दूसरे के बारे में पता था। सिर्फ तुषार के दोस्त राम और रमेश ही इस सच्चाई को जानते थे। तो अब तू क्या करेगा तुषार? तेरी 3 पत्नियां हैं और तीनों में कोई भी ऐसी नहीं है जिसको देखकर तेरे घर वाले खुश हो जाएंगे। यार तुषार, सारा अनोखा माल भगवान जी ने तेरे ही लिए पैक कर दिया क्या? तुम दोनों मेरे दोस्त हो ना, तो बस तुम लोग मुझसे ऐसी बात मत करो। तुम जानते भी नहीं हो कि मैं कितना परेशान हूँ। अरे अब इसमें परेशान होने से क्या होगा, जो होना था वो तो हो ही गया ना। अब बस तुझे हिम्मत से काम लेना है। देखना, तेरे घर वाले ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। तुषार के दोस्त उसे ऐसे ही समझा देते हैं, लेकिन तुषार के दिमाग का तनाव बस वो खुद ही जानता था। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर गए और आज के दिन। अरे बहू, और तू भी केशव, किसी को भी मेरे बच्चे की परवाह नहीं है। वो अब से 1 महीने पहले आने को बोल रहा था, लेकिन तुम लोगों ने ध्यान भी दिया, वो अभी तक नहीं आया है। माँ जी, मेरी देवर जी से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि अभी उन्हें वक्त नहीं है। माँ आ जाएगा ना, आप परेशान क्यों होती हैं? अब वो पहली बार कमाने निकला है तो अब उसको ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ घर में इस तरह की बातें हो रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ मैंने तुमसे कहा तो है, जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। अभी तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। जी ठीक है। मैं बाहर जा रहा हूँ और ये मत पूछना कि कहाँ जा रहा हूँ। तुषार ऐसा बोलकर घर से निकल गया। वो टेंशन में ही घूम रहा था कि तभी तुषार को एक लड़की की आवाज आई। ये मेरे कानों का धोखा था या सच में मुझे किसी ने आवाज दी? हे सुनो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ देखो रोशनदान में। कहाँ? तुषार ने खूब ही नजर दौड़ाई और उसके बाद उसे एक कमरे के रोशनदान से झांकती हुई एक लड़की दिखाई दी। अरे तुम कौन हो और ऐसे इतनी ऊपर क्या कर रही हो? मुझे बचाओ, मुझे मेरे माँ बाबा ने यहाँ बंद कर दिया है। मैं भी बाहर निकलना चाहती हूँ, ये दुनिया देखना चाहती हूँ, पर माँ बाबा ने बंद कर दिया है? रुको, मैं मदद करता हूँ। सुनिए सुनिए। तुषार कुसुम के घर आवाज लगाने लगा। तुषार की आवाज को सुनकर कुसुम के घर वाले निकल आए और अरे कौन है? आपके घर में यहाँ एक लड़की बंद है, उसे खोल दीजिए। क्यों क्यों खोलें हम उसे? बाबा खोल दो ना। सुनो, मेरे माँ बाबा से कहो ना कि वो खोल दे। चुप कर, कभी अभी तुझसे चिल्वा दूं। देखिए, आपकी चाहे वो बेटी ही है, लेकिन ऐसे किसी पर भी जुल्म करना सही नहीं है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं इसे खोल दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। ये पूरी तरह आज़ाद हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। जी हाँ, मैं आपकी शर्त मान लूंगा। अब बताइए कि क्या करना है। अच्छा तो ठीक है, हमारी बेटी से शादी कर लो और ये तुम्हारी होकर आजाद हो जाएगी, नहीं तो हम इसे ऐसे ही बंद रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। मान जाओ ना। तुषार फिर से हालातों के आगे लाचार हो गया था। वो बेचारा कुछ भी नहीं बोल पाया, जिसके बाद उसने शादी के लिए हामी भर दी। कुसुम का चेहरा देखने में सुंदर था, तो तुषार मन में सोचने लगा, चलो अच्छा है कि मेरी शादी हो रही है,
कम से कम ये लड़की दिखने में सुंदर तो है। तुषार ने ऐसे ही सोचते हुए शादी की। कुसुम घूंघट में बैठी हुई थी। कुछ ही देर के बाद तुषार कुसुम के साथ घर आ गया और जैसे ही कुसुम ने अपना घूंघट हटाया, इसको कहते हैं आजादी। आज कितने दिनों के बाद खुली हवा में सांस लेने में कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो तुम्हारी गर्दन इतनी ज्यादा लंबी है? हाँ, लेकिन आपने हैरान होकर नहीं पूछा। कुसुम की गर्दन बेहद ही लंबी थी, लेकिन तुषार को वो देखकर अजीब नहीं लगा। ये देखकर कुसुम भी चौंक गई। सो जाओ, वैसे भी बेवजह चौंकने से कोई फायदा तो होगा नहीं। अब तुम्हारी गर्दन लंबी है तो है, वैसे भी मेरे नसीब में तो एलियन ही रह गए हैं। तुषार की बात को सुनकर कुसुम को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन वो शांति से सो गई। आधी रात तक कुसुम को तो नींद आ गई, लेकिन तुषार नहीं सो पा रहा था। जैसे ही तुषार ने बेचैनी में करवट बदली तो उसके बराबर में जिराफ जैसी गर्दन की उसकी बीवी सो रही थी, जिसको देखने के बाद वो घबरा गया। हे भगवान, मेरी तो एक पल को सांस ही रुक गई थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बराबर में लंबी गर्दन वाली भूतनी आ गई हो। ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ? बीवी मिली तो मुझे ऐसी मिली जो इंसान कम और भूत और एलियन ज्यादा लगती है। एक की दाढ़ी मूछ है, एक की हाइट न जाने कहाँ जा रही है, एक की हाइट ही नहीं है और एक ये है लंबी गर्दन की। बस बहुत हो गया। मैं ऐसी अजीबोगरीब बीवियों के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता हूँ। मेरी भी कुछ पसंद है, कोई जिंदगी है। तुषार ऐसे बोलकर फोन चलाने लगा कि उसे फोन में दिशा का नंबर दिखाई दिया, जिससे वो प्लेन में मिला था। अरे, ये तो दिशा का नंबर है। अपनी उलझनों के चक्कर में मैं उससे बात भी नहीं कर पाया। अब उससे बात करता हूँ। तुषार ने ऐसे बोलकर दिशा को फोन मिलाया। वैसे तो आधी रात हो गई थी, लेकिन फिर भी दिशा ने फोन उठा लिया था। हेलो, पहचाना मुझे? मैं तुषार हूँ, जो प्लेन में मिला था तुम्हें। हाँ, पहचान लिया। वैसे बड़े दिन के बाद याद आई। हाँ, बस अपनी ही उलझनों में ऐसा उलझा मैं कि बस कुछ याद ही नहीं रहा। वैसे तुम बताओ कैसी हो? अच्छा दिशा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या हम दोनों कल मिल सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, बताओ कब मिलना है। तुषार और दिशा दोनों के बीच में ऐसे ही बात हुई और उन्होंने अगले दिन का मिलने का टाइम रख दिया। अगले दिन तुषार दिशा से मिलने को चला गया। उसने उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने को बुलाया था। देखो दिशा, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मुझसे शादी कर लो। बताओ, क्या तुम्हें मेरी ये दरख्वास्त मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी तुम प्लेन में ही पसंद आ गए थे। चलो तुषार, शादी कर लेते हैं। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो दिशा, प्लेन में तो तुम्हारे बाल बहुत ही प्यारे थे। अब ये कुछ छोटे लग रहे हैं, लेकिन प्यारे अभी भी हैं। हाँ, बस वो मुझे मन किया कि मैं अब अपने हेयर स्टाइल को बदल दूं, तो मैंने उसे चेंज कर दिया। कोई बात नहीं, मुझे तुम ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही हो। चलो देर नहीं करते हैं और शादी कर लेते हैं। तुषार की बात को सुनकर दिशा ने एक बार भी नहीं सोचा और उन दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। तुषार शादी के बाद दिशा को एक नए होटल में ले गया, जहाँ मुझे मेरी सपनों की रानी मिल ही गई। दिशा, तुम आज भी बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अब इस घूंघट को हटाओ। तुषार ने ऐसे ही बोलकर अपने हाथों से ही दिशा का घूंघट नीचे गिराया, लेकिन उसके घूंघट गिराते ही कुछ ऐसा हुआ जिसका तुषार को अंदाजा भी नहीं था। दिशा के सर पर उसके असली बाल नहीं थे। घूंघट गिराते ही उसके बालों की विग गिर गई और नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। दिशा, तुमने मुझे धोखा दिया। ये तुम्हारे असली बाल नहीं थे। तुषार, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। ये तो मैंने कुछ गलत चीजें अपने बालों पर लगा ली थी, जिससे कि मेरे सारे ही बाल उड़ गए। तुषार, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगी तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, बल्कि मुझसे कोई बोलचाल भी नहीं रखोगे, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मुझे माफ कर दो ना। माफी नहीं मांगो और मुझे थोड़ा सा वक्त दो। तुषार ऐसे बोलकर अपने दोस्तों के पास चला गया। अब तुषार की अच्छी पत्नी मिलने की कोशिश और उम्मीद दोनों ही टूट गई थी। बेचारा वो अपने दोस्तों के पास गया, जहां जाने के बाद तुषार ने फैसला किया कि वो अपनी पत्नियों को और नहीं छिपाएगा। जैसे ही अगला दिन आया तो तुषार ने अपनी 5 अनोखी पत्नियों को स्टेशन पर आने को बोल दिया। दिशा उसके साथ ही थी। चलो तुषार, किसका इंतजार है? ट्रेन आई हुई है, हम अच्छी सी सीट देखकर बैठ जाते हैं। नहीं, हम अभी नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि और भी कोई आ रहा है। तुषार अपनी बाकी की पत्नियों का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में उसकी चारों पत्नियां भी एक साथ ही आ गईं और हाय तुषार, मुझे इनसे डर लग रहा है। ये दाढ़ी वाले अंकल और ये लंबे बाल जैसी लड़की, कौन है ये सब? और ये लंबे गर्दन वाली भूतनी है। मैं कोई अंकल नहीं हूँ, लड़की ही हूँ, तुम्हारी तरह। समझ आया? क्या
लेकिन तुम किस एंगल से लड़की हो? हाँ, माना कि मैं लड़की नहीं लगती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं लड़की ही नहीं हूँ। और तुम मेरे पति से लिपट कर क्यों खड़ी हुई हो? किसके पति? ये मेरे पति हैं। ये तुम्हारे पति हैं, लेकिन शादी तो मेरी हुई है इनसे। हम दोनों की शादी हुई है। ये मेरे पति हैं। सारी बीवियों में ऐसे ही लड़ाई होने लगी। आसपास के सभी लोग उन्हें देख रहे थे कि गुस्से में तुषार बोला, चुप करो तुम सभी, मैं तुम सभी का पति हूँ। एक तो तुम पहले ही अनोखी हो और ऊपर से ऐसी हरकतें करके तुमने और मेरा तमाशा बनवा दिया। तुम सभी ही जानती हो कि मेरी शादी तुमसे किन हालातों में हुई, सिवाय दिशा के। इसीलिए तुम में से किसी का लड़ना जायज़ नहीं है। अब घर चलो। तुषार ऐसे बोलकर उन्हें ट्रेन में लेकर बैठ गया, जहां सभी उन अजीब और अनोखी बहुओं को ही देख रहे थे। कुछ ही देर में तुषार अपने गांव भी पहुंच गया, जहां उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया और आ रही हूँ। कौन है? हाँ, हे भगवान। हे भगवान, भाभी, माँ, बाबा, अवंतिका, भैया, कहाँ हो सभी? ये तो तुषार भाई की आवाज थी। मैं आ रही हूँ भाई, मेरा बच्चा आ गया। सभी घर वाले तुषार की आवाज सुनकर निकल आए और उसकी अनोखी पत्नियों को देखकर सभी के ही होश उड़ गए। तुषार, ये सब कौन है? ये सब असली है क्या? भाभी उठ जाओ, लगता है कि मैंने कोई भयानक सपना देखा था। नहीं भाभी, ये सपना नहीं है, हकीकत है। हे भगवान। गौरी को काफी देर के बाद होश आया था, लेकिन वो कुसुम की लंबी गर्दन को देखकर फिर से बेहोश हो गई। वहीं सुजाता और बाकी घरवालों की भी हवा खराब थी। तुषार, ये जादू टोने टोटके से कौन है? बाबा, ये मेरी पत्नियां हैं। पांचों अनोखी हैं, लेकिन यही सच्चाई है। ये पत्नियां हैं? अरे इस दुनिया में नॉर्मल लड़कियों का अकाल था क्या, जो तूने इन एलियनों से शादी की? भैया, इनका नाम क्या है? बस ये भाभी सही लग रही है। ये दिशा है। तूने इन लड़कियों से शादी क्यों की? बाबा, कोई भी शादी मैंने ऐसे ही फिजूल में नहीं की है। हर एक शादी के पीछे एक वजह है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप अपनी बहुओं का गृह प्रवेश तो करवाओ। तुषार की बात को सुनकर सुजाता गृह प्रवेश के लिए आरती की थाली लाई, लेकिन वो भी अनोखी बहुओं को देखकर घबरा ही रही थी। कुछ ही देर के बाद उनकी आरती पूरी हो गई और सुजाता ने एक कलश रख दिया। इस एक कलश को ही गिराओ और अंदर आ जाओ। जी माँ जी, मैं आती हूँ। अरे रुको भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? मैं कोई भाई साहब नहीं हूँ। एक मिनट, तुम होती कौन हो अंदर जाने वाली? सबसे पहले तुषार जी ने मुझसे शादी की, तो मैं ही अंदर जाऊंगी ना? जी नहीं, मैं जाऊंगी। अच्छा, और हम लोग तो दही बांटने आए हैं शायद। अरे ये क्या हो गया? दिशा विग लगाकर आई थी, लेकिन जैसे ही कुसुम ने उसे खींचा तो दिशा की विग ही उतर गई और उसका गंजापन सभी को दिखाई दे गया। ओह माय गॉड, तो आप गंजी हैं? हाँ, वो मेरे बाल। दिशा को बड़ी ही शर्मिंदगी हुई, लेकिन बहुओं की बहस अंदर आने के लिए अभी भी जारी थी। तुम लोग लड़ती रहो, मैं तो नीचे से जा रही हूँ। रुको बॉनी बहू, तुम नहीं जाओगी। ऐसे ही बहुओं में बहस होने लगी। आवाज सुनकर गौरी को भी होश आ गया और रुको, लड़ क्यों रही हो? तुम लोगों को एक साथ अंदर आ जाना चाहिए और ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। गौरी के बोलने पर सभी बहुएं शांत हो गईं, जिसके बाद वो साथ साथ ही अंदर आ गई। सभी को उन्हें देखकर काफी अजीब लग रहा था। नहीं देवर जी, आपने इनसे शादी करके इंसानियत की नई मिसाल कायम की है। आपको इन्हें कहीं लेकर जाने की जरूरत नहीं है। ये बस थोड़ी सी अलग खूबियों के साथ बनी हुई है। मासूम लड़कियां ही है जो अच्छी जिंदगी और प्यार डिजर्व करती हैं। ये हमारे बीच ही रहेंगे। और जहाँ तक बात है दिशा और कोमोलिका की, तो इन दोनों के अंदर तो मुझे कुछ डेफिशिएंसी और हार्मोनल इश्यूज लग रहे हैं जो क्योर हो सकते हैं और ये दोनों नॉर्मल हो जाएंगी। माँ, बाबा, भाभी, मैं जानता हूँ कि आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने इनसे शादी क्यों की, लेकिन पहली बात तो ये कि ये सभी इंसान ही हैं। इनके पास भी दिल है, तो हम इन्हें ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते हैं। दूसरा कि हालात ही ऐसे थे, इनके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, और ना ही ये। इसीलिए आप इन्हें अपना लीजिए। माँ, भाभी और बाबा, आपने ही तो सिखाया है कि नुक्स में इंसान खराब नहीं होता है, ये तो भगवान की ही देन होती है। मैंने इनसे शादी की ताकि इन्हें समाज ताने ना दे सके और इनके जैसे और भी लोगों के लिए लोग खड़े हो सकें। अगर आपको ये घर में नहीं चाहिए तो मैं इन्हें कहीं और ले जाऊंगा, इन्हें अलग रख लूंगा, लेकिन एक बार आपसे मिलवाना जरूरी था। तुषार की बात पर सभी उसका मुंह देखने लगे कि तभी ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। गौरी की बात को सुनकर सभी को खुशी हुई, जिसके बाद पांचों ही अनोखी बहुओं को घर में रख लिया गया। अगले ही दिन गौरी कोमोलिका और दिशा को डॉक्टर के पास लेकर गई
जहां दिशा को डॉक्टर ने सिर में लगाने का तेल दिया और कोमोलिका को हार्मोन्स सही करने की दवा। कुछ ही वक्त में दिशा के बाल वापस आ गए और कोमोलिका की दाढ़ी मूंछ साफ हो गई, जिसके बाद सभी घर में खुशी खुशी रहने लगे।